नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे समाचार में। और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। तमाम देशवासियों को दीपावली के पावन पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। दीपावली का पावन पर्व है आज, और बहुत सारे लोग कह रहे थे हनुमान बेनीवाल जी से नहीं मिल रही हो आजकल, तो आज त्योहार के दिन हनुमान बेनीवाल जी से मिले हैं। बहुत सारी बधाई अब आपको दिलवा देती हूँ सर। चैनल पे काफी लोग मैसेज कर रहे थे, तो एक बार दर्शकों को बधाई दे दीजिए और आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। देखिए, हैप्पी दिवाली, सबको दीपावली की शुभकामनाएं। ये पर्व हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण पर्व के रूप में हिंदुस्तान के अंदर मनाया जाता है। बड़े हर्षोल्लास के साथ नौजवान, प्रत्येक वर्ग और जो गांव के लोग हों, दीपावली के दिन कहीं भी रहते अपने गांव जरूर जाते हैं। जैसे मैं भी कल और परसों मेरे गांव ही रहूंगा और लोकसभा क्षेत्र इलाके से मेरी माँ के पास भी माता जी के पास आशीर्वाद लेने जाऊंगा। आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। पटाखे चलाएं तो भी ध्यान से चलाएं आप लोग, ये मेरा संदेश। आजकल क्या घटनाएं बहुत होने लगी, तो अपने को बिल्कुल हर चीज ध्यान से चलना। त्योहार की खुशियां भी बांटनी है, और त्योहार हमेशा मतलब इस हिसाब से बना रहे आगे चिरस्थायी यादें, कि कोई गलत चीज किसी भी देखते हैं। पटाखों से बहुत से वो भी हो जाते हैं, अस्पताल के अंदर लोग आते हैं, बहुत से टेलीफोन पे हमारे पास आते हैं। तो किसी तरह का वो काम नहीं करें जोश के अंदर, जिससे हम गलत दिशा के अंदर चला जाए। जैसे पटाखों को लेकर आजकल के जो पटाखे आ रहे हैं, बड़े बड़े पटाखे आ रहे हैं, उनको छोड़ने में लोग डेमो देते हैं। कोई हाथ से छोड़ता है, कोई ऐसे छोड़ता है, तो और कोई सामने करके छोड़ता है, तो इससे नुकसान होता है। ये मेरा संदेश, क्योंकि मुझे पटाखे चलाने का बहुत शौक है शुरू से। अभी भी चलाता हूँ, अभी भी चलाऊंगा। बच्चों के साथ पटाखे चलाता हूँ मैं, और पटाखे चलाने भी चाहिए। दीपावली तो पटाखों का ही त्योहार है। अपने लक्ष्मी जी की पूजा, जिसमें हर व्यक्ति पूजा करता है कि भाई हमारे लक्ष्मी घर पे आएगी, अपनी परंपराएं जो है। और दीपावली बहुत महत्वपूर्ण त्योहार है। अब तो इसको वर्ल्ड में भी दीपावली को दूसरे देश भी मनाने लग गए। तो आप सबको दीपावली की शुभकामनाएं, तमाम राजस्थान वासियों को और तमाम हमारे आरपी परिवार को और पूरे देशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं। सर, एक बात बताइए, अभी आपने कहा कि पटाखे चलाने का मुझे बहुत शौक है, फिर अभी आप हेलीकॉप्टर में उड़ रहे थे तो लोगों ने काफी तंज कसे। अब आप पटाखे चलाएंगे तो क्या कहेंगे दूसरे पार्टी वाले? देखिए, 1997-98 में जब मैं यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट था, तो मैंने पहली बार दीपावली छात्र संघ कार्यालय में मनाई बच्चों के साथ। और उस जमाने के अंदर भी मैंने करीब 20-25 हजार के पटाखे जलाए होंगे। 97-98 का दौर, तो सोचो 20-25 हजार के पटाखे कितने होते होंगे 97-98। हाँ, तो फिर सबने चलाए, मेरे फोटो मिल जाएंगे आपको। मैंने कहा मैं छात्र संघ कार्यालय में दीपावली मनाऊंगा अपने बच्चों के बीच। सेकेंड डे में मेरे गाँव गया था, जब राम का अपना त्योहार होता है। तो ये मुझे शौक है, और पटाखे मैं चलाता भी हूँ, और कई बड़े बड़े बम भी राजनीति के मैं फोड़ता हूँ समय समय पे। वो भी आपको आगामी दिनों के अंदर नजर आ जाएंगे। लोग कुछ भी रहे, उसे मुझे क्या करना है। तंज कसने वाले हेलीकॉप्टर कसेंगे, तंज कसने वाले ये भी कहेंगे। लेकिन अगर बीजेपी के लोग तंज कस रहे हैं, उनका मुझे इतना ही कहना है कि बीजेपी के लोगों के मैं साथ रहा हूँ, मैं उनको जानता हूँ अच्छी तरीके से। मेरे अंदर कोई कमी होती तो देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री अभी तक ईडी सीबीआई भेज के और मुझे अंदर डालते थे। बड़े बड़े लोगों को ठीक कर दिया, कोई कमी नहीं। और जो ये तंज ऐसे कस रहे हैं, वो निश्चित रूप से अज्ञानी है, और उनको बहुत कुछ मिल गया। इतनी उनकी औकात नहीं थी। औकात से ज़्यादा जिनको मिल जाता है तो फड़फड़ाता है। जब भी उसको अपन करते हैं तो उसकी फड़फड़ाहट साफ रूप से। और मुझे तो बड़ा दुख होता है जब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ये कह रहे हैं कि डोटास राजी, पायलट साहब और गहलोत साहब अच्छे हैं, हनुमान जी बुरे हैं। तो यही तो मैं चाहता हूँ, ये बोले है। मैं कह रहा हूँ कांग्रेस बीजेपी मिले हुए हैं। ये तो मैं कहना चाहता हूँ राजस्थान के हमारे भाइयों को कि कांग्रेस भाजपा मिले हुए हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ, मदन राठौड़ कह रहे हैं, जो भाजपा के प्रदेश, उनका बयान सुन लेना आप लोग। मुझे एक बात बताइए, आप अकेले हैं। मैंने कोई नेता, मैं सभी दर्शकों को भी कहूंगी, मैंने ऐसा कोई नेता नहीं देखा कि जो बहुत सारे मतलब इतनी बेबाकी से बयान रखता हो, और जिससे सब डरते हो। सर, क्यों डरते हैं आपसे लोग? क्या करते हैं सर? कौन डरते हैं? मैं सिर्फ प्यार करते हैं लोग। आप बताओ, नेता, बड़े नेता डरते हैं सर आपसे? नेता तो कमजोर होते हैं। जो बड़े नेता है, वो बड़े नेता आप किसको कहते हो? बड़े नेता हम उनको मानते हैं जो ऑनेस्टी के साथ आगे चले, जो लॉयल, अपने पार्टी के प्रति लॉयल रहे, ये अपने जनता के प्रति वफादार रहे, उनको मैं बड़ा नेता मानता हूँ। ऐसे कोई मिनिस्टर बनने से, किसी की जूते चप्पल सरकार के चापलूसी करने से अगर कोई आगे बढ़ गया तो बड़े नेता नहीं है। और हम हमारी ताकत से पार्टी बना के चुनाव जीते, और लगातार खुद भी 13, 18, 23 तो मैं खुद डायरेक्ट मेरे दम पे जीता हूँ। उस समय तो सारी समीकरण थे। लोग है ना भाई, कभी अलायंस से जीते, ये जीते, वो जीते, दम से जीता हूँ। अलायंस जब भी मैंने किया, पिछली बार बीजेपी से 25 सीट आई, और अब की बार कांग्रेसियों के साथ मैं खड़ा हूँ, तो इनकी विचारों का खाता खुलवा दिया। 10 साल में 11 सीट पे आ गए। उसके बाद बाई इलेक्शन में आपने देखा कांग्रेस की 4 जगह जमानत जब्त हुई थी। और
इंडिया अलायंस के मैं साथ हूँ लोकसभा के अंदर, हमेशा वहाँ सरकार के खिलाफ मैं आगे की पंक्ति में खड़ा मिलता हूँ। सरकार का विरोध करने का, विरोध किस बात का, नौजवान, किसान, जो देश के अंदर इशू ज्वलंत मुद्दे होते हैं उनके खिलाफ हम सड़कों में लड़ते रहते हैं। पब्लिक बहुत प्यार करती है मुझे, और ये प्यार आपको 29 अक्टूबर को बीकानेर में दिखाई देगा, जब लाखों लोग अपने साधनों से फिर हनुमान बेनीवाल को ताकत देने के लिए बीकानेर पहुंचेंगे। पार्टी के स्थापना दिवस 7वां स्थापना दिवस है, और उस दिन रिकॉर्ड तोड़ लोग बीकानेर की धरती पाएंगे। मैंने सुना है सर, स्थापना दिवस और लाखों लोग जो है बीकानेर पहुंचने वाले, तैयारियां जोरों शोरों पर की जा रही, बहुत बड़े बड़े अनाउंसमेंट आप करने वाले हैं, बहुत लोगों को जो जिम्मेदारियां मिलने वाली, किन के चेहरों पर खुशी आने वाली है, थोड़ा कुछ बता पाएंगे या 29 को ही पता चलेगा? मुझे 29 को पता चलेगा। अभी क्या करेंगे हम, जो टीम बना रहे हैं जी। उस टीम के अंदर अभी हमें 2, 4, 5 प्रमुख जो चेहरे हैं उन पे एक बार बातचीत चल रही है। हम चाहते हैं कि अब जिन लोगों को हम डिक्लेयर करें, एक तो हमें छोड़ के नहीं भागे, क्योंकि पहले बहुत से लोग नज़दीक थे, उन पे हमने भरोसा किया और उन्होंने पीठ में छुरा घूम के भाग के चले गए। इस पार्टी का मैसेज थोड़ा गलत जाता है। और देखो, कोई भागने की परंपरा हमारे यहाँ नहीं है। कांग्रेस बीजेपी में से भी लोग पाड़ा बदलते हैं, जीतते हैं, हारते हैं, नई बात नहीं, पार्टियाँ चेंज भी करते हैं। लेकिन हमारी नई पार्टी जो नौजवान किसान की पार्टी और राजस्थान की पहली क्षेत्रीय दल जो बड़ा मान्यता प्राप्त पार्टी है, तो निश्चित रूप से हमें 28 के चुनाव इस हिसाब से लड़ने की सत्ता पे तीसरी ताकत का कब्जा हो राजस्थान के अंदर। और कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ जितने भी दल है उनको भी हम साथ लेकर चलने का प्रयास करेंगे, और हमारे साथ लॉयल रहे, और हम ऐसे आदमियों को बनाएंगे जिनकी बेदाग छवि हो। कल को कोई ये नहीं कहता कि किसको पकड़ लाए, क्या कर दिया, ये वो। तो इसके लिए थोड़ा समय जरूर लग रहा है, लेकिन 29 को कुछ घोषणाएं हम जरूर निश्चित रूप से बड़ी वहाँ बीकानेर की रैली के अंदर करेंगे। हमें भी इंतजार है 29 का कि क्या कुछ आरएलपी नई तैयारी कर रही है। चलिए एक बार थोड़ा सा बाई इलेक्शन की तरफ एक आखिरी सवाल के साथ खत्म कर देते हैं, लंबी चौड़ी वार्ता नहीं करेंगे। बाई इलेक्शन है अंता में, आप भी जानते हैं, इधर बीजेपी ने भी अपना कैंडिडेट मोरपाल सुमन को घोषित कर दिया है, और कांग्रेस ने जो है पहले प्रमोद जैन भाया के नाम पर ठप्पा लगा दिया था। लेकिन इस बीच एक नाम निकल कर आता है, नरेश मीणा, जो कि निर्दलीय उम्मीदवार है, चुनाव लड़ रहे हैं। मुझे एक बात बताइए सर, अगर आरएलपी से नरेश मीणा चुनाव लड़ते तो क्या आरएलपी का वोट बैंक शायद उनके काम आ सकता था? आरएलपी का वोट बैंक तो वैसे भी, अगर वो नरेश आरएलपी से लड़ता तो निश्चित रूप से बहुत ताकतवर बन के ऊपर था, क्योंकि आरएलपी कोई खड़ी जाट समाज की पार्टी नहीं है। आरएलपी के अंदर पिछले साल हमने 57 और इस बार करीब 65-66 उम्मीदवार लड़ाए थे। हर जाति वर्ग को मैंने टिकट दी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के अंदर, और हर जाति ने आरएलपी को वोट दिया। तो अपन ये मान लें कि भाई आरएलपी में सिर्फ जाट ही वोट देता है। आरएलपी में एससी भी देता है, मीणा भी देता है, गुर्जर भी देता है, मेघवाल, ये आपका मेघवाल का वोट भी, राजपूत का भी है, ब्राह्मण का भी, तमाम जातियां राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को वोट देती, कहीं कम देती है, कहीं ज्यादा देती है, उस समय के कारण के हिसाब से। वो नरेश मीणा की इच्छा को आरएलपी से लड़े नहीं लड़े, लेकिन अंता के अंदर कांग्रेस और बीजेपी के खिलाफ मेरे समर्थक वोट डालेंगे, ये मैंने पहले ही कह दिया था, और ये मैं आगे भी कहूंगा कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों को अंता के अंदर हराना, ये मेरी अपील रहेगी वहां की जनता से। बीजेपी की मोरपाल सुमन और प्रमोद जैन भाइयों को मैं ये समझ ले कि ये साइड आर्टिस्ट हो गए, ये हमारे जो साइड आर्टिस्ट, हम तो इनके खिलाफ लड़ रहे हैं ना। तो हम तो जो तीसरी ताकत वहां पे है, तीसरी ताकत के रूप में एक बार 21 तारीख तक पता लग जाएगा कि और स्थितियां क्या बनती, कौन आते हैं, क्या होते हैं। उसके बाद जो मजबूत तीसरी ताकत के रूप में खड़ा होगा, हमारी पार्टी और हमारे समर्थक उसकी मदद करेंगे। आप जाएंगे उनके इलेक्शन? कर लेंगे, 21 के बाद करेंगे। एक बार 21 तक नॉमिनेशन का पूरा हो जाता है, उसके बाद ही तय कर पाएंगे कि मैदान में क्या है। लेकिन ये तय है, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हम वोट कराएंगे, चाहे हमारे कहने से कोई एक भी वोट देगा, वो कांग्रेस और बीजेपी को नहीं डालेगा। ये हम अंता के अंदर ये मैसेज देंगे लोग। एक सवाल और याद आ रहा है, कुछ चांबन में इन दिनों एक हादसा हुआ था जिसमें रमेश रोलानिया की जो गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। सर, उस साइड इतना सक्रिय क्यों रही है गुंडे मवाली आपराधिक प्रवृत्ति के लोग की लगाम क्यों नहीं लगाई जा रही? कहाँ है कानून व्यवस्था? कुछ नहीं, ऐसा है कि चूरू से शुरुआत हुई थी, पॉलिटिकल लोगों ने, चाहे भाजपा के थे, कांग्रेस के थे, इन्होंने कुछ गुंडों को हायर किया और ये छोटे मोटे काम अपने निकलवाने लगे गुंडों से। किसी को पिटवा दिया, किसी को काले झंडे दिखाए, किसी की जमीन पे कब्जे कर लिए। बीजेपी कांग्रेस के बड़े नेताओं ने फिर ये गुंडे इन पे हावी हो गए, नेताओं पे, फिर ये धमकियां देने लगे, तो फिर नेताओं को उनका इलाज करना पड़ा जगह जगह। आपको पता कि इनकाउंटर भी हुए और भी स्थितियां हुई। अब नेताओं का संरक्षण, और हरियाणा से जो शराब जाती है गुजरात, वो हरियाणा से चूरू, बीकानेर, बाड़मेर, इस रास्ते से होते हुए जालोर और ये नागौर के रास्ते जहाँ से शराब
सारी ड्राई जो है गुजरात शराबबंदी वहाँ पे, तो वहाँ हरियाणा से दारू जाती है। और ये बच्चे सारे के सारे बेरोजगार जो है, ये शराब के अंदर लगता है कि इनका फ्यूचर शराब के अंदर, पढ़ लिख लेते हैं, नौकरियां मिलती नहीं, तो ज़्यादा खराब इस साइड के अंदर बच्चे हो रहे हैं। फिर जातीय झगड़े भी इधर नेताओं ने कराने के प्रयास किए खुद का सीटा सेकने के लिए। तो ये गैंगवार अनंतपाल राजू ठेठ के टाइम से शुरुआत हुई, आपसी झगड़े थे इनके पारिवारिक, फिर जीवन गोदारा की हत्या हुई, जातीय झगड़ों का रूप इन्होंने लेना शुरू कर दिया और गैंगवार की घटनाएं बढ़ी। और गैंगवार करने के बाद अपराधियों को ये लगता है कि भाई जैसे किसी को मार दिया तो हम गवाहों को अपना सेट करा लेंगे या बाद में हो जाएंगे, हम बड़ा नाम हमारा क्या। तो ये वर्चस्व की लड़ाई चल रही। अब बाहर विदेश में बैठ के जो लोग आगे अपने गुर्गे या शूटर भेज के करवाते, तो ये तो इनके मोरे हैं, असली लोग पर्दे के पीछे हैं। और जो अपराधी उनकी कोई जाति नहीं है, अपराधी चाहता है कि उसका वर्चस्व कैसे है, जो भी सामना करे तो उसको डराने का प्रयास करते हैं। 5 लोगों को धमकी दी थी, रमेश उल्लाल ने मना कर दिया, मैं पैसा नहीं दूंगा, तो इन्होंने इसकी हत्या कर दी। और 500 में जाट एक ही था ये, तो बोले अब उनका मैसेज ये है हमने जाट को ही मार दिया तो 4 चुपचाप रात को देके आ जाएंगे पैसे। उनका तो सिस्टम है सारा सारा। और कहीं न कहीं चूक वहाँ की पुलिस प्रशासन और ये मंत्री जी के परिवार का था रमेश, उनकी भी रही कि उसका गार्ड क्यों हटाया। और दूसरा, जब उन्होंने रिवॉल्वर का लाइसेंस अप्लाई किया तो लाइसेंस क्यों नहीं दिया, जब उसको धमकी मिली। ये लाइसेंस अपन लोगों को देते हैं जो व्यापारी होते हैं या जिनकी जान को खतरा होता है या जो समाज के लिए लड़ते हैं, जो आवाज उठाते हैं, जब उनको अपन लाइसेंस देते हैं, लाइसेंस देना बंद कर देना चाहिए सरकार को। फिर क्यों पावर दे रखा है कलेक्टर एसपी को। तो इसमें वहां की ब्यूरोक्रेसी पर भी उंगली उठती है कि आखिर उसका गनमैन क्यों हटाया। मंत्री जी क्या करे, सो रहे थे क्या। अपने ही परिवार को अगर गन लाइसेंस नहीं दिला पाए, अगर इनके पास गन लाइसेंस होता रमेश के पास, इनके साथ एक आदमी खड़ा होता तो उसको वहीं डेर कर देता मारने वाला को। उसकी हिम्मत नहीं थी कि वो इस तरह गोली चलाता। ये तो सस्ते में आए थे सारे लोग, आके काम करके चले गए, पीछे इनके हो रहे हैं। तो ये घटनाएं जब भी रुक सकती है जब इन मूल लोग कौन है वो सरकार उनको गिरफ्तार करे। तो स्टेट गवर्नमेंट बात करे दिल्ली से बात करे, इंटरपोल से करे, और जो पीछे सारे मास्टरमाइंड है इन सबको लाना चाहिए। और जो बदमाशी करे, जो बदमाशी पैसा अर्जित करके बैठे हैं, इनका इलाज सरकार को करना चाहिए। मेरी सरकार तो है नहीं तो इतना थोड़ी पूछता मैं, अभी तो इलाज हो जाता। आपसे तो डरते हैं। बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे मेरे साथ हनुमान बेनीवाल जी, जिन्होंने दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं दी दर्शकों को। आप लोग कह रहे थे और मैंने भी आपको कहा था आज की मैं आज बेनीवाल जी के यहाँ जाऊंगी तो जरूर आप लोगों के लिए विशेष लेकर आऊंगी, तो विशेष मैं ले आई हूँ। अच्छे से दिवाली सेलिब्रेट कीजिए, खुशी के साथ कीजिए और पटाखे कम जलाइए और स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और प्यार बांटते रहिए और हमारा समाचार देखते रहिए।